हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी टीच फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा का मूल तत्व, जो कि आप लोगों को इसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सभी टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन आप लोगों को, अर्थात ये समझिए कि यह एक मैराथन क्लास के तरीके से है एक वीडियो। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है। तो समावेशी शिक्षा की देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि विकलांगों के लिए शिक्षा, सामान्य बालकों के लिए शिक्षा, या सबके लिए शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं के लिए शिक्षा हो जाएगा। तो राइट आंसर है समावेशी शिक्षा का विशेषता है सभी के लिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा आवश्यक है। क्यों समावेशी शिक्षा आवश्यक है? मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं में सम्मिलित नहीं है। तो सामाजिक विकास संभव है, समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है, यह विषय है एकीकरण सुनिश्चित करना और विभेदीकरण करना। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि वह विभेदीकरण करे। विभेदीकरण का अर्थ यह होता है कि जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे अभी आप लोग डीडीयू का एग्ज़ाम देंगे, तो जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें क्या है, वो क्यों कराया जा रहा है? वो विभेदीकरण करने के ही लिए तो कराया जा रहा है कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ा लिखा है और किसकी नॉलेज कितनी है और कौन से बच्चे की मार्क्स ज़्यादा आ रही है। तो क्या हो जाता है वहीं से, जबकि सभी डीडीयू के ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिर भी क्या होगा, किसी का नंबर ज़्यादा आएगा, किसी का कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने कितना पढ़ा है या कितनी आपकी कैपेसिटी है, जो बुद्धि लगती है, वो आप वहाँ लगाते हैं और इसके हिसाब से आपका नंबर आता है। लेकिन नंबर जब भी आता है सभी का अलग अलग हो जाता है, वहीं पे विभेदीकरण वहीं पे हो जाता है। एग्जामिनर तो बस उसको तो बस ये देखना है कि जिसका ज़्यादा नंबर है उसे ज़्यादा देगा, जिसका कम है क्या हो जाता है, विभेदीकरण हो जाता है। जो बच्चे होते हैं थ्योरी में भी वही आंसर होता है, लेकिन सभी अलग अलग लिखते हैं और नंबर भी कहीं ना कहीं सबको अलग अलग मिलता है। तो वो भी क्या हो गया, वहीं से अलगाव हो जाता है। वहीं से कौन से बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन मंद बुद्धि है, कौन थोड़ा स्लो लर्नर, जो भी है वहीं से ही पता चल जाता है। तो वो विभेदीकरण। लेकिन समावेशी शिक्षा को ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें सभी को शिक्षा देना है। तो इस प्रकार से विभेदीकरण का अर्थ यही होता है। चलिए आगे देखते हैं कि समावेशी शिक्षा है अधिक खर्चीली। बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा तो इसमें सभी बच्चे पढ़ते हैं और विशिष्ट बालकों के लिए समावेशी शिक्षा है। इस पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियां अलग प्रकार की होती हैं या कम प्रतिबंधित। तो आपको बता दें कि जो समावेशी शिक्षा है वह अधिक खर्चीली नहीं होती है। यह विशिष्ट शिक्षा अधिक खर्चीली होती है और विशिष्ट शिक्षा ही विशिष्ट बालकों के लिए होती है। और इसका पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियां अलग प्रकार की होती है। यह भी जो है यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन दिया है ना, वो क्या है, विशिष्ट शिक्षा के लिए दिया गया है। लेकिन जो समावेशी शिक्षा है वह क्या होता है, कम प्रतिबंधात्मक होता है, उसमें प्रतिबंध भी कम लगाया जाता है। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा के लिए राइट आंसर हो जाएगा कम प्रतिबंधित। ये जो तीनों ऑप्शन ऊपर का दिया है अ, ब और स, ये क्या है, ये विशिष्ट शिक्षा के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो डिसेबिलिटी शब्द जो है वह लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बालकों की विशेषता नहीं है। जो शारीरिक और फिजिकली और मेंटली जो डिसेबिलिटी है उसकी विशेषता क्या नहीं है। तो देख लेते हैं कि आत्मविश्वास की कमी, हीन भावना, संवेगात्मक असंतुलन, अच्छा सामाजिक समायोजन। राइट आंसर हो जाएगा
कि अच्छा समायोजिक समायोजन जो है वह नहीं है। जब भी आप मेंटली और फिजिकली परेशान रहेंगे तो आपके अंदर क्या होगी, आत्मविश्वास की कमी तो आएगी ही, हीन भावना भी आपके अंदर आएगा, इमोशंस भी आपके, संवेग भी आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, आप काफ़ी गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, क्रोध होंगे, आपके अंदर ईर्ष्या आएगी, तो इस तरीके के चिड़चिड़ीपन आएंगे, ये सब आएंगे आपको यदि शारीरिक और मानसिक रूप से आप कमज़ोर हैं तो। लेकिन ये जो अच्छा समाज की बात कर रहा है, अच्छा सामाजिक समायोजन, ये कैसे हो सकता है? जब यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार रहेंगे तो क्या आप अच्छा सामाजिक समायोजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा अच्छा सामाजिक। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अच्छा सामाजिक समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का संबंध है। समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है? विशिष्ट बालकों से, सामाजिक रूप से वंचित बालकों से, मानसिक रूप से मंदित बालकों से, या उपर्युक्त से भी। तो देखिए विशिष्ट शिक्षा जो होता है वह क्या होता है, विशिष्ट बालकों के लिए होता है। अब विशिष्ट बालक में 3 प्रकार के होते हैं, एक शैक्षिक उपलब्धि के आधार पे, एक बुद्धि के आधार पे, और बाटा क्या है, और एक होता है जो कि शारीरिक तौर के आधार पे। इस तरीके से 3 होता है। तो जो और एक तीव्र गति से सीखते हैं, तीव्र गति से सीखते हैं। तो ये जो होते हैं इनको किस श्रेणी में रखा जाता है? यह शैक्षिक होते हैं, शैक्षिक के श्रेणी में रखेंगे। और ये शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक हो जाएंगे, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक हो जाएंगे। और ये जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इनके भी 2 प्रकार होते हैं। तो इसमें बुद्धि के आधार पे इनको बांटा गया है, बुद्धि लब्धि के आधार पे बांटा गया है। तो एक क्या होते हैं, एक मंद बुद्धि होते हैं, मंद बुद्धि, और एक होते हैं प्रतिभाशाली बालक। तो ये क्या हो गए, इनके 2 प्रकार हो गए, मंद और प्रतिभाशाली। और शिक्षा के आधार पे एक तेज सीखते हैं, एक धीमा सीखते हैं, तीव्र गति का, और एक स्लो लर्नर हो जाते हैं, वो शैक्षिक दृष्टि पे बांटा गया है। और जो शारीरिक होते हैं उसमें दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, इस प्रकार के बालक आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से विशिष्ट बालक, ये 3 प्रकार आप लोग को एक कैटेगरी जो होता है वो बना लीजिएगा। उसके बाद से इसमें ये सभी आते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का जो विशिष्ट बालकों से होता है, समावेशी शिक्षा का संबंध सामाजिक रूप से। तो यहाँ पे बता दें कि समावेशी शिक्षा कहता है कि सभी को शिक्षा मिले, चाहे वो विशिष्ट बालक हो या अस्थिबाधित बालक हो, या बुद्धि लब्धि उसकी कम हो, या तेज हो, या प्रतिभाशाली हो, सब आ जाओ, सब पढ़ो। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार है? कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार है? तो आइए देख लेते हैं। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक, औसत बुद्धि वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक। तो ये सभी क्या है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। एक बार आप लोगों को और बता दें, देखिए यहाँ पे बुद्धि से हमने बताया ना कि यहाँ पे बुद्धि से रिलेटेड बालक के बारे में, औसत बुद्धि वाले बालक। तो ये क्या है, बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि में हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार के विशिष्ट बालक होंगे। बुद्धि से, जो बुद्धि की श्रेणी होगी उसके 2 पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा बुद्धि से रिलेटेड प्रतिभाशाली बालक, और एक हो जाएगा मंद बुद्धि बालक। इसी तरीके से शैक्षिक का होगा, तो इसके भी 2 पार्ट होंगे। तो एक होते हैं तीव्र गति से सीखने वाले बालक, शैक्षिक का हो जाएगा। शैक्षिक में 2 आ जाएंगे, एक प्रतिभाशाली। देखिए प्रतिभाशाली होता है जो, वो किस में था, वो बुद्धि के आधार पे बांटा गया था कि प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि। तो वह बुद्धि के आधार पे, प्रतिभाशाली जो बालक है उसको हम बुद्धि के आधार पे मापते हैं।
और जो शैक्षिक दृष्टि से देखा जाता है उसमें आते हैं स्लो लर्नर, स्लो लर्नर, और एक होता है क्विक लर्नर। तो एक स्लो लर्नर हो गए और एक तीव्र गति से सीखने वाले लर्नर। तो ये क्या हो जाएंगे, ये शैक्षिक दृष्टि से इनको बांटा गया है। एक होता है जो कि शारीरिक रूप से, तो आइए अब शारीरिक भी देख लेते हैं। शारीरिक तौर से बालक होते हैं, इनके कई पार्ट होते हैं। एक हो जाता है अस्थिबाधित, श्रवण बाधित बालक और अस्थिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, और हो जाता है दृष्टि बाधित बालक। तो ये भी क्या है, ये भी सारे प्रतिभाशाली ही बालक हैं, लेकिन ये शारीरिक रूप से, शैक्षिक रूप से और बौद्धिक रूप से ये विशिष्ट बालक होते हैं। इतना। सर्वप्रथम विशिष्ट बालकों, निर्योग बालकों के लिए पहला विद्यालय खोला गया था। तो कहाँ खोला गया था, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे विशिष्ट बालक पूछ रहा है, तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन आ जाएंगे, प्रतिभाशाली बालक। और ये जो औसत बुद्धि वाले बालक हैं ये क्या हो जाएंगे, ये औसत की बात कर रहा है। देखिए बुद्धि में हमने आपको किस तरीके से बताया था कि एक जो होते हैं, एक मंद बुद्धि होते हैं और एक प्रतिभाशाली होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कहा है कि औसत बुद्धि अर्थात सामान्य बालक। तो सामान्य बालक नहीं आएंगे विशिष्ट के, तो वो तो नॉर्मल है, या उससे ज़्यादा तेज होगा तो वो आएगा, या वो स्लो लर्नर होगा तो प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा, विशिष्ट बालक कहलाएगा, सॉरी। लेकिन जो सामान्य बालक होंगे वो विशिष्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में निर्योग बालक, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विशिष्ट बालकों, निर्योग बालकों के लिए जो विशिष्ट बालक हैं, सर्वप्रथम विशिष्ट बालकों के लिए सबसे पहले किस देश में खोला गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में खोला गया था। विशिष्ट बालकों के लिए, ध्यान रखिए, विशिष्ट बालकों के लिए विद्यालय खोला गया था, वो फ्रांस में खोला गया था। अब देखते हैं कि फ्रांस में निर्योगी, जो वही निर्योगी अर्थात विशिष्ट बालकों के लिए पहला विद्यालय कब खोला गया था, तो 1860 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बधिर बालकों के लिए प्रथम विद्यालय खोला गया था। तो जो बधिर बालक होते हैं उनके लिए जो प्रथम विद्यालय खोला गया था वो 1883 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगता का प्रतिशत है। तो बता दें आप लोगों को, 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत की जो विकलांगता का प्रतिशत था वह था 2.17। आगे देखते हैं कि बालकों में प्रारंभिक पहचान का समय क्या है। बालकों में प्रारंभिक पहचान का समय क्या है, तो शैशवावस्था हो जाएगा। स्क्रीनिंग और रेफरल का उद्देश्य क्या होता है, तो बालकों की कठिनाइयों की पहचान करना, अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन, परामर्श की व्यवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि बालकों के लिए कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का संबंध है। तो बालकों के अधिकारों की रक्षा से, बालकों की शिक्षा व्यवस्था से, बालकों की कमजोरियों की समीक्षा से। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिका विकलांग शिक्षा अधिनियम कितने प्रकार की विकलांगता को समर्थन देता है। तो जो अमेरिका विकलांग शिक्षा अधिनियम था वह 13 प्रकार के विकलांगों को मानता है। और शीघ्र हस्तक्षेप का संबंध किस आयु वर्ग से है, तो जो शीघ्र हस्तक्षेप होता है वह 0 से 6 होता है। कि राइट आंसर हो जाएगा 4।
भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि शीघ्र हस्तक्षेप की सेवाएं प्रदान करने के लिए कितने प्रकार के मॉडल की व्यवस्था की गई है। तो मॉडल जो हैं शीघ्र हस्तक्षेप का वो भी आपको 4 प्रकार के ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शीघ्र हस्तक्षेप में के लाभ में सम्मिलित नहीं है। तो शीघ्र हस्तक्षेप का बालक चिड़चिड़ा हो जाता है, विकास की नींव मजबूत हो जाती है, समावेशी वातावरण का उपलब्ध कराना, हीन भावना को दूर कराना। तो नहीं है पूछा, इसलिए शीघ्र हस्तक्षेप से बालक चिड़चिड़ा हो जाता है, ये गलत है। अगला है कि शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इटाई ने। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रारंभ कब किया गया। तो शिक्षा का मुख्य धारा का प्रारंभ किया गया वो तो राइट आंसर हो जाएगा 1975 में किया गया। शिक्षा की मुख्य धारा की शुरुआत किस देश में की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में की गई। अर्थात जो शिक्षा की मुख्य धारा है वो अमेरिका में 1975 में और इटाई के द्वारा किया गया था। इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हॉलहॉक व कॉफमैन ने मुख्य धारा के कितने संघटक बताए। तो इन्होंने जो बताया था वह 3 प्रकार के बताया था। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। शिक्षण अक्षमता वाले बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा में जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वह किसके लिए होता है। तो डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। तो यह डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस धारा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो वह था धारा 45। शिक्षा में सार्वभौमिकरण की कितनी अवस्थाएं हैं। तो शिक्षा में सार्वभौमिकरण की अवस्थाएं हैं वह 3 प्रकार की हैं। अगला क्वेश्चन है समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को मंजूरी दी गई थी 4 अगस्त 21 को, 5 अगस्त, 6 अगस्त या 7 अगस्त 21 को। तो जो समग्र शिक्षा है वह आया था 4 अगस्त 2021 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विशिष्ट संसाधन कक्ष का प्रयोग किया जाता है। तो दिव्यांग बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो विशिष्ट संसाधन होता है वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है। वह किया जाता है दिव्यांग बालकों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट संसाधन कक्षा में एक समय में अधिकतम बालकों का प्रवेश कराया जाता है। विशिष्ट संसाधन कक्ष में एक समय में अधिकतम बालकों का प्रवेश करता है। तो वह करता है 5 बालकों का।